हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर कंधे और घुटने की बीमारियों की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंधे की बीमारियां खासकर बार बार कंधा उतरना एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोगों को पूरा पता नहीं है। जब डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको कंधे की एमआरआई कराने की सलाह देते हैं। कंधे की एमआरआई में कई तरह की बातें होती हैं जिससे पेशेंट समझना चाहते हैं, लेकिन कई बार डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता, कई बार भीड़ रहती है तो वो समझा नहीं पाते। तो मैं इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा जिससे कि आप पढ़कर खुद भी समझ सकते हैं कि आपकी बीमारी क्या है और आपको क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए 3 या 4 शब्दों पे। पहला शब्द होता है बैंकार्ड लीजन। बैंकार्ड लीजन का मतलब ये होता है कि जो कंधा होता है वो एक कटोरी और बॉल नुमा संरचना है। जो बॉल होती है वो कटोरी के अंदर घूमती है। अब बैंकार्ड लीजन का मतलब होता है कि कटोरी कहीं से टूट गई है और उसके टूटने को ही बैंकार्ड लीजन कहा जाता है। दोस्तों, अब बैंकार्ड लीजन की जो पोजीशन है उसको हम घड़ी की तरह मानते हैं। आप ऐसा मान सकते हैं कि कटोरी पूरी घड़ी है जिसमें ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। तो आप देखिए कि उसमें लिखा हुआ रहता है कि कटोरी कौन सी जगह से टूटी है। वो घड़ी की तरह लिखा रहता है, जैसे कि 6 to 9 टूटी है, 3 to 6 टूटी है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपकी कटोरी का जो पोर्शन है उसकी दीवार कहाँ से टूटी है। तो बैंकार्ड का मतलब है कि कटोरी की दीवार टूटी हुई है। दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द जो कि डिसलोकेशन की एमआरआई में आपको देखने को मिलता है वो है हिलसैक लीजन। हिलसैक का मतलब ये होता है कि जब बॉल अपनी टूटी हुई कटोरी के पास से निकलती है तो बॉल के अंदर कुछ खड्डे हो जाते हैं, जिसे कि हिलसैक लीजन कहा जाता है। दोस्तों, हिलसैक लीजन दो तरह का हो सकता है, इंगेजिंग हिलसैक और नॉन इंगेजिंग हिलसैक। अगर हिलसैक लीजन इंगेजिंग है तो इसका मतलब ये है कि जब वो डिसलोकेट हो रहा है तो उस वक्त जो जहाँ पे से कटोरी टूटी हुई है वहाँ पर टूटा हुआ हिस्सा संपर्क में आ रहा है। ऐसे में जो इंगेजिंग हिलसैक है उसका इलाज करना पड़ता है, जिसके लिए एक रैम्प्लीसाज प्रोसीजर डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर इंगेजिंग हिलसैक है तो उसके लिए एक अलग से प्रोसीजर करना पड़ता है। अगर नॉन इंगेजिंग हिलसैक लीजन है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। तीसरा शब्द जो कि एमआरआई पे देखने को मिलता है दोस्तों वो होता है बोन लॉस। बोन लॉस का मतलब ये होता है कि जब आपकी कटोरी टूटी है तो न सिर्फ उसकी दीवार टूटी है बल्कि कटोरी का जो फ्लोर है वो भी धीरे धीरे डैमेज होने लग जाता है। ध्यान रखिए कि अगर बोन लॉस 10 या 15% से ज़्यादा है तो ऐसे में आप बैंकार्ड या आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं करा सकते और उस स्थिति में आपको लेटार्जेट सर्जरी करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो 3 इंपॉर्टेंट शब्द दोस्तों जो मैंने आपको बताए वो हैं बैंकार्ड लीजन, हिलसैक लीजन और बोन लॉस। इसके अलावा भी कुछ शब्द होते हैं जो कि शोल्डर की एमआरआई में दिख सकते हैं आपको और जिनसे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिल सकती है वो है परथेज लीजन सीन। दोस्तों, परथेज भी बैंकार्ड का ही एक वेरिएंट है जिसके अंदर की जो कटोरी की जो दीवार है वो टूटी हुई हो सकती है। तो परथेज लीजन भी अगर आपके एमआरआई पे आ रहा है तो इसका मतलब आपको कंधे के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत हो सकती है। एक इम्पोर्टेंट शब्द इसमें और आता है जिसे कहते हैं एल्प्सा लीजन सीन। एल्प्सा लीजन का मतलब होता है कि जो बैंकार्ड लीजन है उसका ही एक वेरिएंट है जिसमें कि जो लेब्रम है वो डिटैच होकर नेक के पास जाके चिपक जाता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट शब्द एमआरआई पे आप देख सकते हैं वो है बोनी बैंकार्ड। जब कटोरी की दीवार टूटती है तो न सिर्फ लेब्रम पर साथ में अगर बोन का टुकड़ा भी टूट जाता है तो इसे बोनी बैंकार्ड कहते हैं। अगर आपके फर्स्ट डिसलोकेशन है और एमआरआई पे बोनी बैंकार्ड आ रहा है तो इस बात के चांसेस हैं कि आपके बार बार डिसलोकेशन हो सकते हैं। बोनी बैंकार्ड की सर्जरी थोड़ी टिपिकल सर्जरी होती है, इसे आर्थ्रोस्कोपिक कर सकते हैं और अगर बोनी बैंकार्ड का पीस बड़ा है तो लेटार्जेट सर्जरी कर सकते हैं। इसके अलावा शोल्डर की जो एमआरआई होती है दोस्तों उसमें रोटेटर कफ के बारे में भी उल्लेख होता है, जैसे कि सुप्रास्पाइनेटस टियर सीन। सुप्रास्पाइनेटस हमारे कंधे की वो मसल्स होती है जो कि हमारे कंधे को ऊपर उठाने का काम करती है। अगर सुप्रास्पाइनेटस मसल्स का टियर हो जाता है तो पेशेंट को या तो रात को सोते वक्त तीव्र दर्द होता है, दूसरा वो कंधे को उठा नहीं सकता, पूरी पावर से नहीं उठा सकता। तो अगर सुप्रास्पाइनेटस में टियर है तो दो तरह का टियर हो सकता है एमआरआई पे, एक तो पार्शियल टियर और कंप्लीट टियर। तो आप देख सकते हैं आपकी रिपोर्ट्स में कि आपके सुप्रास्पाइनेटस का पार्शियल टियर है या कंप्लीट टियर। पार्शियल टियर को हमारी मेडिकल की लैंग्वेज में पास्ता लीजन कहा जाता है, यानी पार्शियल आर्टिकुलर सरफेस टियर ऑफ सुप्रास्पाइनेटस। तो अगर पास्ता लीजन है तो ये काफ़ी पेनफुल होता है और इसको भी कई बार रिपेयर करने की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ तक सवाल है कंप्लीट रोटेटर कफ टियर का, तो उसके लिए तो ऑपरेशन ज़रूरी ही होता है। एमआरआई पे एक बहुत रोचक शब्द लिखा हुआ हो सकता है दोस्तों, वो है अधेजिव कैप्सुलाइटिस। अधेजिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर हम तब कहते हैं जबकि कंधे के मूवमेंट जाम हो सकते हैं। कंधे के मूवमेंट कई वजह से जाम हो सकते हैं, जैसे कि चोट लगने की वजह से, डायबिटीज़ या थायराइड की वजह से, या लंबे समय तक कंधे को जब आप सेम पोजीशन में बनाए रखते हो तो भी आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो अधेजिव कैप्सुलाइटिस अगर लिखा हुआ है तो ये बताता है कि आपके कंधे में फ्रोजन शोल्डर है। इसके अलावा एमआरआई पे कंधे में आपके इन्फेक्शन हो तो ट्यूबरक्लोसिस या टीबी का भी लिखा हुआ आ सकता है। जॉइंट इफ्यूजन सीन।
ऐसा अगर लिखा हुआ आता है तो आपको समझना चाहिए कि कंधे में थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जो कि आपको कंधे की एमआरआई में लिखे हुए दिख सकते हैं और इनसे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। ध्यान रखिए, मेरा इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको थोड़ी जानकारी देना है। जो फाइनल डिसीजन है वो आपको एक एक्सपर्ट की मदद से ही लेना होता है। मैं इन इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आप लोगों की थोड़ी एंजाइटी कम करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि पेशेंट्स जब इन शब्दों को देखते हैं तो अपने ही लेवल पे गूगल पे सर्च करते हैं और कई बार उनको गलत इन्फॉर्मेशन के शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे में आप शोल्डर के स्पेशलिस्ट सर्जन के पास जाइए और वो आपको एमआरआई के बारे में सब चीज़ें बता पाएंगे। मेरा ये भी सजेशन रहेगा कि जहाँ तक हो सके शोल्डर की एमआरआई 3 टेस्ला एमआरआई ही होनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, जो कि आपको एक 1.5 या 0.5 एमआरआई पे शायद ना मिल पाए। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपने कभी शोल्डर की एमआरआई करवा रखी है और कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको जो भी पॉइंट्स होंगे उनको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।